पैराग्राफ नंबर 7 होगा कि 8 होगा, देखो 10। एक एक करके जितना बात बोले ABCDEFGH करके लिखाते जा रहे हैं, ठीक है। लिखो, इफ एन इंडिविजुअल असेट does not generate independent cash flows, comma, we have to find the group of assets to which this asset belongs that, लिख पा रहे हो ना बेटा, that generates independent cash flows. Full stop. This group of assets is called कैश जेनरेटिंग यूनिट। नाम से मैच करता है, आइडिया जो है देखो नाम से मैच करता। पूरा पैराग्राफ देखोगे ना तो लास्ट जब पहुंचा तो नाम जब मिला इसको तो बुरा नहीं लगा होगा। अब लिखो बी में लिखो वी हैव टू put the entire CGU, cash generating unit, to the test of impairment and find the impairment loss ऑफ दी CGU। ये हमारा पहला काम होगा, ये हमारा पहला काम होगा। अब लिखो C, दिस इम्पेयरमेंट लॉस विल बी, क्या बोले थे आप, बोल पाएंगे? हाँ करेंगे क्या, वो तो हो गया, फॉर होल यूनिट तो ऊपर आ गया। allocate, हाँ, this impairment loss will be allocated to individual assets in the ratio of their carrying amounts उसके बाद भी कुछ लिखे हैं देखो, और एनी अदर रैशनल बेसिस। कई बार वो लोग ना कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ को भी बेसिस बनाता है। जैसे कैरिंग अमाउंट है 40, 50, 60, 3 असेट है 40, 50, 60, और यूजफुल लाइफ है 10 साल, 20 साल और 20 साल। तो लोग क्या करेगा, 40 इंटू 10 कर देगा 400, 50 इंटू 20 कर देगा 1000, और ये हो गया 1200। तो 4:10:12 करेगा, 4:5:6 नहीं करेगा। इसको वेटेड कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटेड कैरिंग अमाउंट। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, और लॉजिकल भी है ना, लाइफ भी तो इंपॉर्टेंट है। अब लिखो D,
द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, जब इंपेयरमेंट लॉस आप इंडिविजुअल असेट को डाल दिए, डालने के बाद कैरिंग अमाउंट को रिवाइज करेंगे। द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट शुड नॉट गो बिलो, कितना टिपिकल अजीब सा है नहीं, इंटरेस्टिंग है। शुड नॉट गो बिलो द हाइएस्ट ऑफ, मुन्ना इंडिविजुअल असेट वर्ड लिखा दिए हैं क्या? देख तो क्या लिखा है? द रिवाइज्ड ऑफ एनी इंडिविजुअल असेट, द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल असेट शुड नॉट गो बिलो द हाइएस्ट ऑफ, नीचे रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, नेट सेलिंग प्राइस नहीं, देखो वहां ब्रैकेट में ये लिखना जरूरी है, इफ डिटर्मिनेबल, वैल्यू इन यूज इफ डिटर्मिनेबल, और जीरो के सामने मत लिखना इफ डिटर्मिनेबल। भाई जीरो से नीचे तो ऐसे भी एसेट नहीं जा सकता ना, फिर तो लाइबिलिटी ही लिखना पड़ेगा, तो जीरो तो फिक्स है। अगर इंडिविजुअल असेट का नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज कोई भी डिटर्मिनेबल है, तो इसमें जो हाईएस्ट है उसे नीचे आप असेट को ले जा नहीं सकते। समझा भी दिए थे, सम करके दिखा भी देंगे। ई, अगर ऐसा हो जाता है, हेलो, अगर ऐसा हो जाता है, द अनअब्सॉर्ब्ड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ एनी असेट, जो भी असेट रिवोल्ट करेगा, नहीं हम इतना लॉस लेने वाले नहीं है, मेरे को जबरदस्ती दिया जा रहा है। जैसे जो बच्चा एकदम ही अच्छा बच्चा था, बेचारा दूसरा रूम में पढ़ रहा था, वो जब पिट जाता है तो लास्ट में वो रो के जब बाप को बोलता ही है ना कि देखिए मेरा तो वीडियो कॉल भी है, देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे, देखिए ना हम तो पढ़ाई भी कर रहे थे, दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे, पूरा देखिए टाइम हम तो उस वाला रूम में ही नहीं थे। फिर लास्ट में बाप तो दुलारता ही है ना उसको, ठीक है बेटा तेरे को जबरदस्ती मार पड़ गया बेटा, चल कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे। तो ये वही रोने वाला बच्चा है। बोली क्या बोल रहा है वो? द अनअब्सॉर्ब्ड समझे ना, जो संभालेगा नहीं, मना कर देगा जो, द अनअब्सॉर्ब्ड इंपेयरमेंट लॉस ऑफ दैट असेट या ऑफ एनी असेट विल बी अलोकेटेड टू the remaining assets in the same ratio, and the process goes on. स्मूथ है? गुड। कितना नंबर हुआ? ABCD, E हो गया, अब लिखो F। If there remains, there में THERE, if there remains some unabsorbed loss even thereafter, कॉमा, उसके बाद भी अगर कोई अनअब्सॉर्ब्ड लॉस बच गया तो इवन देयर आफ्टर, उसके बाद भी, ठीक है। अगर कोई अनअब्सॉर्ब्ड लॉस बच गया तो क्या बोले थे? नहीं अभी नहीं, क्यों? लाइबिलिटी, आगे लाइबिलिटी तो देख लें, आगे लाइबिलिटी देख लें, क्योंकि फिर अभी भी स्कोप है लिखने का, उसके बाद छोड़ देंगे। हाँ भाई लिखा रहे ठीक से। देन ए लाइबिलिटी, then a liability may be recorded if, बोलिए, AS29 allows, other AS allows लिखो, बिकॉज अकेला AS29, हालांकि इसमें तो AS29 ही है,
बट इंस्टीट्यूट ने सेफ गेम खेला, अदर एएस, कोई सा भी एएस हो सकता है, बट पर्टिकुलर में एएस 29 ये मैं जानता हूं, कोई दूसरा एएस और बात ही नहीं करता। गुड, लास्ट में लिखो देयर आफ्टर अनअब्जॉर्ब्ड लॉस इफ एनी thereafter unabsorbed loss if any will be left unaccounted for। उसके बाद भी कोई लॉस अगर बच गया उसका अकाउंटिंग नहीं होगा। कितना बड़ा पैराग्राफ बन गया देखिए। आधा पेज का बन गया ना, एक पेज का था। फिर तो सर सुनिए, हेलो हे मुन्ना, ये सारा नोट्स रिवाइज कर लेना कल आने के पहले। अगर आज कंप्लीट हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगला दिन हम कराएंगे वेडनेसडे को। और वेडनेसडे को 2 बजे से क्लास कर लो, 2 बजे से एस का क्लास कर लो, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और 4:30 है ना, या 4 है क्या? हाँ, तो 2 to 3:30 तक ये हो जाएगा। अगर कुछ खाली समय तो बचेगा ना, ये तो क्लोज कर देंगे हम। उसके बाद 4 से अपना कंसोलिडेशन कर लेंगे। ओके, ये और जो 9 नोट पहले से है प्लीज रिवाइज करके आओगे। डन। अच्छा, अब लिखो 11 नंबर। "95% impairment of goodwill" is the paragraph। लिख लो, impairment of goodwill, impairment of goodwill। एक अच्छी बात बोल दूं कि 95% पैरा 10 यूज होगा, 5% एक्स्ट्रा पढ़ना है जो इसके लिए पढ़ना है, और इसके बाद जो पढ़ाएंगे कॉर्पोरेट असेट 99% 10 और 11 यूज होगा, 1% खाली पढ़ना है। तो अब मेरे को पढ़ाने वाला जो मसाला है वो बहुत कम है, सो नो स्ट्रेस। सुनिए, कहते हैं कि गुडविल अराइज कैसे होता है। द आंसर इज जब हम किसी दूसरे के बिजनेस को खरीदते हैं, नेटो से ज्यादा पीसी देते हैं। 2, जब हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं, ये पहला पैरा बोल दिए। 2, जब हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं तो उसके अंदर एक या एक से ज्यादा कैश जनरेटिंग यूनिट तो जरूर रहता होगा। एक तो पक्का ही रहता होगा, नहीं तो हम खरीदने क्यों गए उस कंपनी को। एक से ज्यादा भी कैश जनरेटिंग रहता होगा यूनिट। उस कंपनी के पास 4 धंधा होगा, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, 4 बिजनेस हो सकता है ना बेटा, 4 अलग अलग CGU हो सकता है ना। बहुत प्यारा डिस्कशन है, सुनोगे, सुन के खुश हो जाओगे। पहला वाला पैराग्राफ अच्छा लगा कि नहीं? 10 नंबर। 11 उसका एक्सटेंशन है, 12 उसका और एक एक्सटेंशन है। सुन खाली। तो क्या हुआ कि भाई जब हम किसी कंपनी को अक्वायर करते हैं तो देयर में बी मेनी CGUs दैट कैन कम विद दैट कंपनी। तो ये हम लोग का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर हम कंपनी को खरीदते वक्त गुडविल दिए 400 करोड़ रुपया और 4 कैश जनरेटिंग यूनिट लेके आए वहां से, 4 लेके आए वहां से, तो चारों का नेट असेट तो नेटो चारों का नेट असेट तो पता रहेगा ही रहेगा। गुडविल क्योंकि एक साथ दिए थे कंपनी को, पहले ये पता करना होगा, मैनेजमेंट को एस्टिमेट करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि किसके लिए कितना कितना गुडविल दिए थे। भाई गुडविल का पेमेंट तो आप ही किए हैं और नेटो से ज्यादा किए हैं, तो टोटल में तो आपको मालूम है 400 करोड़ गुडविल दिए। इलाहाबाद यूनिट के लिए कितना दिए ये बताओ ना, बंगलोर यूनिट के लिए कितना दिए, चेन्नई यूनिट के लिए कितना दिए, देहरादून यूनिट के लिए कितना दिए। जिस कंपनी को खरीदे थे ना उसका नाम था विशाखा लिमिटेड। विशाखा लिमिटेड के 4 बिजनेस थे, इलाहाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, देहरादून। हम उस कंपनी को खरीदते वक्त 400 करोड़ की गुडविल दिए।
तो किस डिवीजन के लिए कितना दिए ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो अगर मैनेजमेंट बोलता उन्हें पता है, वो बता सकता है कि किसके लिए कितना गुडविल पे हुआ, तो ये होगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अगर वो बोलेगा नहीं हम नहीं बता सकते कि हम किसके लिए कितना दिए, हम तो दे दिए, तो फिर वो होगा जो हम पढ़ाने थोड़ी देर के बाद जाएंगे। कूल, थैंक यू। तो मान लो मैनेजमेंट बोल पाया कि भाई इसके लिए हम 100 करोड़ गुडविल दिए, इसके लिए 230, इसके लिए 70, इसके लिए हम कोई गुडविल का पेमेंट ही नहीं किए, ये बेकार था मेरे लिए, तो बस चिपका दिया वो मेरे को। हम विशाखा को नहीं खरीद रहे होते ना तो इसको तो लेते ही नहीं, बट विशाखा बोली कि हम तो तभी बिकेंगे जब हमारे अंदर ही डी है भैया, हम जाएंगे तो डी भी जाएगा। विशाखा लिमिटेड, चोर लोग हंस रहा है। नाउ हियर, रेडी? तो मान लो मैनेजमेंट ने बोला एकदम गुडविल कैन बी अलोकेटेड, इसका पैराग्राफ का नाम है गुडविल कैन बी अलोकेटेड, गुडविल कांट बी अलोकेटेड। तो अभी कहानी है गुडविल कैन बी अलोकेटेड। हो गया स्टोरी। लोगों ने बोला ठीक आगे पढ़ाइए सुदर्शन जी। तो हम पढ़ाए कि मान लो इलाहाबाद यूनिट में प्रॉब्लम हुई, बिकॉज बिना इंडिकेशन के तो इंपेयरमेंट नहीं होता। तो मान लो इलाहाबाद यूनिट में प्रॉब्लम हुई, रिपीट, इलाहाबाद यूनिट में प्रॉब्लम हुई, क्या करना है? बोला इलाहाबाद यूनिट को इंपेयरमेंट टेस्ट में डालिए, डाल दिया गया, इंपेयरमेंट लॉस आया। पहले लॉस को गुडविल से एडजस्ट कीजिए, उसके बाद पैरा 10 में जो पढ़े वो कीजिए। सर समझे ही नहीं, क्या बोले? बोलो तो, जितना लॉस आया पहले गुडविल में डाल दीजिए। याद रखिएगा, नहीं थोड़ा देर दूर से बोलने से आवाज नहीं आएगी, इसलिए एकदम पास ले गए मुंह को। याद रखिएगा इलाहाबाद डिवीजन का गुडविल सिर्फ 100 करोड़ है, 400 करोड़ नहीं है। मान लो इलाहाबाद डिवीजन का लॉस आया, इंपेयरमेंट लॉस, यही यूनिट में तो प्रॉब्लम था ना। मान लो इंपेयरमेंट लॉस आया 140 करोड़, पहले 100 करोड़ गुडविल को खत्म कर दीजिए, बाकी 40 करोड़ को पैरा 10 यूज कर लीजिए। बी सी डी, माथा तेरा खराब हो गया। बी अलग डिवीजन है, सी अलग डिवीजन है, डी ए का बहुत सारा असेट है, नेट असेट, ये इसके अंदर का असेट को बी सी डी को कहीं छेड़ रहे हैं? बी तो बंगलोर यूनिट भयंकर प्रॉफिट मेकिंग, चेन्नई में तो 4 गुना प्रॉफिट हो रहा है, देहरादून तो आसमान छू रहा है, इनको छू मत दीजिएगा। रिवोल्ट तो छोड़िए, लोग चाकू छुरी लेके बैठा है। ए का रिमेनिंग, ये तो गुडविल है, गुडविल के अलावा और भी तो असेट है ना। मान लो इसका नेट असेट 1500 करोड़ का है, 1500 और 100 1600 करोड़ का टोटल असेट है। इसी में तो प्रॉब्लम थी ना। तो गुडविल को मिला करके इंपेयरमेंट टेस्ट करना होगा, गुडविल भी इसकी असेट है, तो गुडविल और सारा कैरिंग अमाउंट को मिला दीजिए। 1600 करोड़ आया, कैरिंग रिकवरेबल अमाउंट निकाला तो रिकवरेबल अमाउंट आया 1460, तो इंपेयरमेंट लॉस आया 140, तो 140 में 100 तो इसको दे दीजिए, गुडविल साफ। उसके बाद जो 40 करोड़ बचा, इस 1500 में जो भी असेट के नाम है, MNOP, QRST, उसमें रेशियो में एलोकेट कर दीजिए। पूरा पैराग्राफ नंबर 10 जो पढ़ाए नहीं थे क्या, इजी तो पढ़ाए, उसमें उस कहानी को वहां पे फिर खत्म अंजाम दे दीजिए। बट गुडविल विल बी इंपेयर्ड फर्स्ट। गुडविल को बोला जाता है, गुडविल इज द फास्टेस्ट इंपेयरिंग असेट। गुडविल इज द फास्टेस्ट इंपेयरिंग असेट। सबसे पहले गुडविल इंपेयर होती है। क्या बोला? सबसे पहले गुडविल इंपेयर होती है। इसका एक मेरे पास बहुत सुंदर एग्जांपल है, दूं या आगे बढ़ जाए? नहीं,
वाई गुडविल इज द फास्टेस्ट इंपेयरिंग एसेट? क्यों इंस्टीट्यूट ने बोला गुडविल को सबसे पहले इंपेयरमेंट में डालो? जैसे आपने भी बोला गुडविल को इंपेयर करो, तो आप तो सब अंदाजा बोले, आप लोगों का तो कोई बात का वो नहीं है, आप पढ़े नहीं, जिंदगी जानते नहीं, कुछ आप ऐसे बोल दिए तो ठीक है, हिट हो गया, ठीक है, मैं भी खुश हूं। आप कोई मूवी देखने गए, हेलो, आप कोई मूवी देखने गए, ठीक है, ब्लैक में टिकट खरीद के। अब तो इंडिया में ब्लैक होना बंद हो गया, ये सब हाँ अभी भी होता है। तो मान लो आप ब्लैक में मूवी देखने गए, टिकट थी 200 रुपया की, आप 350 रुपया दे के गए मूवी हॉल में। 200 रुपया का टिकट, यू पेड 350, ठीक है। फर्स्ट 12 मिनट में आपको महसूस हो गया कि अगला 13 मिनट और नहीं बैठ पाएंगे, नहीं समझे? आपको निकलना है, आप निकल भी रहे हैं। निकलते निकलते आपके मन में क्या क्या भाव आता है? नुकसान जो हुआ वो तो हुआ, साला 150 क्यों दिए, साला ब्लैक में क्यों खरीदे? एक तो ठीक है, मूवी का जो 200 रुपया लगता वो तो लगता, जो 150 क्यों दिए? उसको सबसे पहले गाली दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो बताओ, कि ब्लैक में काहे खरीदे? 350 गया आपका, वो सच है, बट आपको समझ में आ रहा हो कि ब्लैक वाले एक्स्ट्रा पैसा दिए हो ना, किसी उम्मीद से ना। गुडविल का पेमेंट क्या एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, किसी उम्मीद के साथ। वो उम्मीद जब खत्म हो रहा है तो असेट तो फिर भी है। अरे मूवी हॉल में तुमको बैठने भी दिया, एसी भी चलाया, कंफर्ट भी दिया, तो उसका तो पैसा फिर भी समझ में आता है। पर ये जो ब्लैक दिए हैं उसका ज्यादा दुखता है, उसको पहले गाली देते हैं। इसीलिए गुडविल भी तो एक्स्ट्रा पेमेंट है ना, नेटो से ज्यादा किसी उम्मीद से है ना, होप है ना कि बिजनेस अच्छा करेगा, तब ना गुडविल का पेमेंट है। होप था ना मूवी अच्छा लगेगा, तब ना ब्लैक दिए थे। पूरा मैच नहीं करता है। छोड़िए, स्टोरी ओवर। अब आते हैं कि सर आपके पढ़ाई से ऐसा लगा कि बी, सी एंड डी, इसमें गुडविल होते हुए भी ये अनटच्ड रह जाएंगे। ट्रू, उनमें प्रॉब्लम नहीं है ना, ए में प्रॉब्लम है, ए का इंपेयरमेंट होगा ना। और गुडविल तो अनएलोकेट हो गया तो खाली ए का ही गुडविल खत्म होगा। बी सी डी का तो गुडविल देके हम लोग खुश हैं। अरे बी तो 4 गुना प्रॉफिट दे रहा भाई, गुडविल निकाल भी चुके, समझ लो गुडविल के बराबर प्रॉफिट तो खा चुके। मुझे ये बताओ, अगर गुडविल अलोकेबल है तो इंपेयरमेंट में क्या एक्स्ट्रा लाइन पढ़े? एक ही तो, कि गुडविल को मिला के उस सीजीयू का कैरिंग अमाउंट निकाल लेना, इंपेयरमेंट लॉस वैसे ही निकालना यूनिट का जैसे निकालते हो। इंपेयरमेंट लॉस जितना भी आएगा पहले गुडविल को 0 तक ले जाना, उसके बाद जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो एस10 बोलते हैं, वो पैरा 10 के हिसाब से पूरा अकाउंट फॉर कर लेना। मैं क्यों बोला 5% समझे? क्योंकि पैरा 10 वाला सारा बात हमको अब नहीं बोलना पड़ रहा है। पर बीसीडी की एसेट्स को टच भी मत करना। ए का ये जो 1500 करोड़ का एसेट है, खाली इन्हीं को इंपेयर करना, वो भी तब जब इंपेयरमेंट का लॉस 100 से ज्यादा हो। अगर इंपेयरमेंट का लॉस ही 80 का है तो खाली गुडविल ही 80 राइट ऑफ होगा, बाकी 20 का गुडविल बच जाएगा। और बाकी एसेट पे कुछ भी आंच, माने दोज एसेट्स विल नॉट बी टच्ड एट ऑल। स्टोरी ओवर। सेकेंड स्टोरी बोलू। अगर मैनेजमेंट बोला 4 यूनिट था ना ABCD, ए का नेट एसेट है 1500 करोड़, 1700 करोड़, 2200 करोड़, 600 करोड़, गुडविल का पेमेंट किए 400 करोड़, ये सब नेट एसेट्स है। मैनेजमेंट बाहर निकल के बोला गुडविल हमको पता ही नहीं हम किसके लिए कितना दिए हैं, बस हम दिए हैं,
विशाखा लिमिटेड के लिए दिए हैं, विशाखा लिमिटेड के लिए दिए हैं। गलती क्या मालूम, मुंह से विशाखा लिमिटेड निकल गया, नहीं समझे। विशाखा लिमिटेड का शेयर होता था मेरे पास पहले, कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, उसी लिए मजाक हो गया। और दोनों बच्चियां कल्प्रिट मेन, ये भी और आप लोग दोनों भी हंसे। नाउ आगे बच्चों रेडी। ए डिवीजन में प्रॉब्लम होने लगी, हम मैनेजमेंट के पास गए, हम बोले सर बताइए ना किसका गुडविल कितना है। वो बोला गुडविल अलोकेबल नहीं है। हम बोले अब क्या करें, AS28 से पूछने गए कि सर बताइए तो प्रॉब्लम आ गई है कि बैलेंस शीट में गुडविल 400 करोड़ पड़ा हुआ है, आप बोलते हैं गुडविल फास्टेस्ट इंपेयरिंग असेट है। ए में प्रॉब्लम आ गई है, ए का कुछ ना कुछ तो गुडविल है ही है, या होने का चांस तो है ही है। अब कैसे इंपेयरमेंट करें आप बताइए। इनको अक्वायर करने गए थे तभी तो गुडविल आई थी, क्या करें। आप मत बोलिएगा बाप रे बाप, आप खाली सुनिए। आप लोग थोड़ी AS28 पढ़े हैं बेटा, कितना नया टाइप का अच्छा टाइप का एज है, नहीं तो मेहनत करो ना। AS28 क्या बोला मालूम, बोला पहले बॉटम अप टेस्ट करो फिर टॉप डाउन टेस्ट करो। नाम से घबराना मत, ये नाम है। बोला पहले बॉटम अप टेस्ट करो फिर टॉप डाउन टेस्ट करो। हम बोले बच्चा लोग नहीं समझता, काम का बात बताइए। बोला ए डिवीजन को पहले इंपेयर कर दो बिना गुडविल के। सोच लो कि ए का कोई गुडविल, सोच लो खाली है, पर सोच लो कि ए का कोई गुडविल नहीं है। बिना उसके ए को पहले इंपेयर कर दो। अगर इंपेयरमेंट हुआ, इंपेयरमेंट लॉस इसमें बांट करके पैरा 10 लगा करके खत्म कर दो, जो करना है कर कुरा दो। हम बोले ठीक। बोला उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट गुडविल के इंपेयरमेंट को लेके करो, सेकेंड अटेम्प्ट। हम बोले वो कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला कि टॉप डाउन में जाओ। हम बोले कैसे जाएंगे, बोला ये इंपेयर हुआ क्या तुम्हारा। हम बोले हाँ हुआ, 1500 बिकेम 1440। बोला आप क्या करो, लार्जर सीजीयू को खोजो। लार्जर सीजीयू किसको, जिसके साथ गुडविल को आप एसोसिएट कर सको। मैं बोला लार्जर सीजीयू तो चारों को मिला के विशाखा लिमिटेड इज द लार्जर सीजीयू, क्योंकि हम विशाखा लिमिटेड के लिए 400 करोड़ दिए थे। हम ए के लिए कितना दिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए कितना दिए हमको मालूम नहीं, पर हम विशाखा लिमिटेड के लिए 400 करोड़ दिए। तो बोला विशाखा हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो हम बोला हम तो विशाखा लिमिटेड के लिए दिए थे। तो बोला विशाखा लिमिटेड इज योर लार्जर सीजीयू। तो बोला फिर विशाखा लिमिटेड को इंपेयरमेंट के टेस्ट में डाल दो, पूरी कंपनी को। हम बोले कंपनी में 4 डिवीजन है। तो बोला क्या दिक्कत है, 1440, 1700, 2200 और 600 को ऐड कर दो। ये हो गया विशाखा लिमिटेड का नेट असेट्स। बाबू प्लीज ऐड करना। अच्छा इसका इंपेयर करने के बाद लीजिएगा, बिकॉज बॉटम अप टेस्ट हम कर चुके हैं। बॉटम अप होने के बाद टॉप डाउन होगा। 5940। अब इसमें गुडविल ऐड कर दे 400, ये हो गया 6340। ये पूरा विशाखा लिमिटेड का कैरिंग अमाउंट आ गया। अब पूरी विशाखा लिमिटेड का इंपेयरमेंट कर दे, कंपनी का पूरा वैल्यू इन यूज निकाल ले और नेट सेलिंग प्राइस निकाल ले। तो हम निकाला तो निकला 6110। कितना निकला, 6110। कितने का इंपेयरमेंट लॉस आया, 230। गेस करो। पहले नहीं, खाली गुडविल में ही इंपेयर हो, अलोकेट होगा, क्योंकि ये इंपेयरमेंट लॉस 400 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। अगर सारा का सारा लॉस, सारा का सारा गुडविल भी ए का रहा होता तब भी 400 से ऊपर का लॉस, बिकॉज बी सी डी तो आर वर्किंग वेरी प्रॉफिट मेकिंग ना, ये लोग में तो भयंकर प्रॉफिट है। प्रॉब्लम तो ए में है।
तो ये इंपेयरमेंट लॉस कभी भी गुडविल से ज्यादा नहीं होगा, मेरा भरोसा रखो। जब हम टॉप डाउन टेस्ट में जाएंगे, सेकेंड अटेम्प्ट लेंगे गुडविल इंपेयर करने का, तो वो गुडविल इंपेयर करने का टेस्ट है। बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में हम एक को तो इंपेयर कर चुके हैं, जिसमें प्रॉब्लम था उसका तो असेट का कैरिंग अमाउंट को हम ऑलरेडी गिरा चुके हैं। अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लेके विशाखा को कंसीडर किए, गुडविल विशाखा का बोले, फिर इंपेयरमेंट लॉस निकाले, तो ए तो ऑलरेडी गिरा चुके हैं, ये तो गिरा हुआ असेट का वैल्यू है, और बाकी बीसीडी तो बल्ले बल्ले है। तो ये इंपेयरमेंट लॉस कभी भी 400 से ज्यादा नहीं आएगा, भरोसा करो। क्वेश्चन में तो आएगा ही नहीं, ये भी भरोसा करो, क्योंकि बीसीडी आर वर्किंग वेरी गुड ना, तो उनका तो रिकवरेबल अमाउंट बहुत हाई है। तो जो सेकेंड अटेम्प्ट होता है उसको टॉप डाउन टेस्ट बोलते हैं, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उसको बॉटम अप टेस्ट बोलते हैं। क्या आपको बॉटम अप टॉप डाउन दोनों अच्छे से पकड़ में आया? कब खाली बॉटम अप टेस्ट से काम हो जाएगा? जब गुडविल एलोकेट कर पाएंगे तब, जब मैनेजमेंट बोलेगा मेरे को पता है इलाहाबाद का कितना, बैंगलोर का कितना। और कब बॉटम अप टॉप डाउन दोनों करना होगा? जब गुडविल हम एलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो बॉटम अप किसका करेंगे? जिस डिवीजन में प्रॉब्लम है, जिस यूनिट में प्रॉब्लम है, जिसमें इंडिकेशन है। और फिर टॉप डाउन करने की जरूरत क्या? जब उसको इंपेयर कर ही दिए तो गुडविल तो रह गया ना, गुडविल तो मैनेजमेंट एलोकेट नहीं कर पाया, पर गुडविल तो है ना ए का भी कुछ, तो उसकी गुडविल भी तो इंपेयर होनी चाहिए। तो गुडविल इंपेयर करने के लिए हम टॉप डाउन टेस्ट में गए या सेकेंड अटेम्प्ट में गए। इज इट ब्यूटीफुल? 2 लाइन सुन लीजिए और फिर कॉर्पोरेट असेट्स, फिर देखेंगे क्वेश्चन का क्या माहौल बनता है। इसको लिखाना भी तो पड़ेगा। अगर रिवर्सल करने का मौका आएगा ना, किसका? रिवर्सल करने का, और सीजीयू का रिवर्सल करने का अगर मौका आया, तो जो जो रिवर्सल में आप पढ़े थे वो वैलिड रहेगा। बस ये याद रखिएगा, गुडविल का कभी रिवर्सल नहीं होता। क्या बोला? क्योंकि इंपेयर्ड गुडविल अगर है ना, उसका रिवर्सल कभी नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं। रिवर्सल का मतलब क्या हुआ? सिचुएशन सुधरा, अच्छा कंडीशन आया, एसेट का रिकवरेबल अमाउंट बढ़ा। तो इंस्टीट्यूट का बोलना है कि हम गुडविल को क्यों रिवर्सल नहीं देते, क्योंकि जो बढ़ा ये मेरा मेहनत से बढ़ा। अगर मेरा मेहनत से बढ़ा और हम उसको गुडविल में डाल देंगे तो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सल में तो आप असेट को बढ़ाते हो ना, तो इसीलिए बोला गुडविल हम बढ़ाने नहीं देंगे। लेकिन अगर ये प्रूफ किया जा सकता है कि ये जो हम बढ़ाने जा रहे हैं ये सेल्फ जनरेटेड नहीं है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस की वजह से रिवर्सल हो रहा है, तब गुडविल को भी रिवर्स करने मिलता है। सर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक कंपनी है और हम कांग्रेस पार्टी हमको सपोर्ट करती है और बीजेपी इलेक्शन जीत गई, और हम थोड़ा दिन पहले ही एक बहुत बड़ा कंपनी को खरीद के लाए थे और बहुत गुडविल पे किए थे। अब जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई, मेरा सारा लाइसेंस छीन लिया उन्होंने। अब मेरा कैश फ्लो का हालत खराब हो गया, मेरा इंपेयरमेंट हो गया, तो हम गुडविल इंपेयर कर दिए, सब जो करना था कर दिए। 1.5-2 साल के बाद बीजेपी में रिवोल्ट हो गया, बीजेपी सरकार गिर गई, कांग्रेस वापस आ गई। हमको मेरा लाइसेंस तो वापस मिल गया, पूरे हिंदुस्तान का लाइसेंस हमको ही मिल गया। इस केस में गुडविल बढ़ाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बताओ, क्योंकि ये तो मेरा सेल्फ जेनरेटेड नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस की वजह से पैदा हुआ है। और रिवर्सल का पूरा प्रोसेस जैसा इंपेयरमेंट का प्रोसेस था ना, जैसा पहले पढ़ाए थे वही रहेगा, उसको अलग से और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये हुआ गुडविल इंपेयरमेंट। स्मूथ है? एक और टॉपिक पढ़ा देते हैं, फिर नोट्स,
फिर सम्स। ठीक है, आखिरी टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट असेट्स विच आर नॉट गुडविल। क्या नाम बोला? कॉर्पोरेट असेट्स विच आर नॉट गुडविल। देखो, मान लीजिए एक कंपनी के 3 डिवीजन है, इलाहाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, 3 डिवीजन है। उसका मुंबई में हेडक्वार्टर बिल्डिंग है और पुणे में रिसर्च सेंटर है। ये सब गुडविल है क्या, या हार्डकोर असेट है? यहां पे रिसर्च सेंटर समझ रहे हो ना, बड़ा असेट है, बड़ा बिल्डिंग, बड़ी इक्विपमेंट सब है, और हेडक्वार्टर बिल्डिंग है। ये दोनों, इन तीनों को हेल्प करते हैं कि नहीं करते? सब मेरे ही कंपनी का है। ये मुंबई में, ये पुणे में, ये मेरा 3 फैक्ट्री है, इलाहाबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में। ये टेक्सटाइल का है, ये हार्डवेयर का है, ये कार का है। अब यहां पे प्रॉब्लम हो रही है बहुत जोर। यहां पे प्रॉब्लम हो रही है तो इनका भी तो इंपेयरमेंट बनता है ना। अरे ये लोग भी तो इसमें रोल प्ले करते हैं ना। ये लोग तो बेचारे अलग से तो कोई कैश जनरेट करते नहीं है, इन्हीं का ही तो काम करते हैं ना। ऐसा एसेट को बोला जाता है कॉर्पोरेट एसेट्स। क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट एसेट्स। ऐसा एसेट को जो गुडविल नहीं है लेकिन तीनों सीजीयू को हेल्प करता है कैश जनरेट करने में। तो सर कैसे इंपेयरमेंट करते हैं? सेम फंडा रुको, सेम फंडा विथ 1 डिफरेंस। सर सेम फंडा माने गुडविल वाला फंडा, 95 + 4 99। अगर इट कैन बी एलोकेटेड तो बॉटम अप टेस्ट से काम हो जाएगा। अगर इट कांट बी एलोकेटेड तो बॉटम अप प्लस टॉप डाउन लगेगा। लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस बताओ, 100 रुपीज गेस का डिफरेंस, और इजीली बोल दोगे। एक डिफरेंस है, एक। अदरवाइज जो पूरा गुडविल के लिए पढ़ाई किए ना, गुडविल के लिए तो पढ़ लिए ना ब्रेक के बाद आते ही। नहीं, रिवर्सल तक जाने का नहीं जरूरत है, यही बोलना है। सुनिए, गुडविल फास्टेस्ट इंपेयरिंग असेट है, कॉर्पोरेट असेट फास्टेस्ट इंपेयरिंग नहीं है। तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, जैसे ऑर्डिनरी असेट का इंपेयरमेंट होता है वैसे कॉर्पोरेट असेट का भी होगा। तो सर मान लीजिए खाली हेडक्वार्टर बिल्डिंग है, ए में प्रॉब्लम हुई, ए का अपना नेट असेट 15 करोड़ 1500 करोड़ का था, हेडक्वार्टर बिल्डिंग एलोकेट किए 300 करोड़, टोटल 1800 करोड़ आया। हेडक्वार्टर बिल्डिंग 1000 करोड़ की थी रे, तीनों असेट में बांटे तो इसको 300 करोड़ का हिस्सा आया, एलोकेबल था। टोटल 1800 करोड़ का कैरिंग अमाउंट आया। इंपेयरमेंट किए ना तो रिकवरेबल अमाउंट आया 1600, तो इंपेयरमेंट लॉस आया 200। 200 को पूरा हेडक्वार्टर बिल्डिंग को मत दीजिएगा, मत दीजिएगा, सबको रेशियो में बांटिएगा। यहां जितना असेट है और इसको भी रेशियो में बांटिएगा। इंपेयरमेंट हुआ है बिल्डिंग का, पर फास्टेस्ट इंपेयरिंग एसेट बिल्डिंग है ना यार, गुडविल जैसा थोड़ी है, ब्लैक मनी जैसा था क्या? समझे क्या बोला? ब्लैक टिकट जैसा था क्या? बिल्डिंग है। तो कॉर्पोरेट एसेट अगर हम लोग पढ़ाते हैं ना तो हम लोग यही बोलते हैं, इंटायर पैराग्राफ ऑफ गुडविल विल बी सेम, वैलिड, विथ 1 एक्सेप्शन। गुडविल फास्टेस्ट इंपेयरिंग एसेट है, कॉर्पोरेट एसेट वैसा नहीं है। कॉर्पोरेट एसेट का इंपेयरमेंट एक ऑर्डिनरी एसेट को जैसे रेशियो में डाल के करते हो वैसे ही होगा। थ्योरी वाइज पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। सम्स तो 6 तो बाकी है।
राइटिंग भी बाकी है। लिखो, क्या हेडिंग दी हो? पैराग्राफ नंबर 11 if goodwill can be allocated. Roman 1. Find the CGU पहले उस CGU का पता करो which is under consideration of impairment. माने इलाहाबाद यूनिट का पता करो, कहां पे प्रॉब्लम है पता करो। प्रॉब्लम माने ही इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। प्रॉब्लम और इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट सेम वर्ड है, तो समझ गए होगे। रोमन 2, फाइंड इट्स माने जो यूनिट प्रॉब्लम में है, इट्स शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन पेपर बता देगा। 3, add carrying amount of its assets and its goodwill. समझे क्या बोला? मान लो ए डिवीजन प्रॉब्लम में है, इसका अपना कैरिंग अमाउंट 1500 करोड़ है, इसको गुडविल मिला 100 करोड़ का, तो पहले 1600 करोड़ कर दीजिएगा, बिकॉज ये भी असेट है, ये भी असेट है। रोमन 4, फाइंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट एंड इंपेयरमेंट लॉस। क्या बोला फिर से? फाइंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट एंड इम्पेयरमेंट लॉस। 5, इंटायर इम्पेयरमेंट लॉस should first be used to impair, बोलिए क्या? यूज्ड टू इम्पेयर इट्स गुडविल। नंबर 5, नंबर 6, द रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस will be dealt as per para 10. पैरा 10 का नाम क्या था? रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस विल बी डेल्ट एज पर पैरा 10। बच्चों पैरा 10 का नाम क्या था? कैश जनरेटिंग यूनिट था। तो ये कैश जनरेटिंग यूनिट का डिस्कशन नहीं हो रहा है क्या? गुडविल उसका खत्म कर दिए, पर और भी तो असेट है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, बहुत कुछ है, उनमें भी तो डालेंगे ना। डाल दीजिए। कैसे डालेंगे सर? वो तो आप पढ़ाए ना पूरा सिस्टम, तब बाप रे बाप कितना बड़ा था वो तो।
ब्रेक के पहले पढ़ाए थे, ब्रेक के बाद आके शायद नोट्स लिखाए थे ना। हाँ, तो हो गया ना वो तो पूरा अच्छे से पक्का। बी, if goodwill can't be allocated, पहले प्रॉब्लम बताइए क्या हो रहा है। मैनेजमेंट नहीं बोल पा रहा है कि किस डिवीजन, किस यूनिट, किस सीजीयू के लिए कितना गुडविल का पेमेंट हुआ है। तो क्या गुडविल का इंपेयरमेंट नहीं होगा? होगा, बट सेकेंड स्टेप पे होगा। लिखो, we will first impair, 1 में, हाँ, we will first impair the relevant CGU. relevant CGU मतलब वो CGU जिसमें प्रॉब्लम है, CGU अंडर कंसिडरेशन, सीजीयू जिसमें इंपेयरमेंट के इंडिकेशन है। अब मैं उसको रेलेवेंट सीजीयू बोलने लग गया। अरे ठीक है ना। हाँ, रोमन 2, देयर आफ्टर फाइंड दी, ये बहुत बड़ा चीज है और इसका वर्ड देखो ठीक से, लार्जर सीजीयू टू विच goodwill can be allocated. बताइए क्या बोल रहा है। हाँ, लार्जर सीजीयू को ढूंढिए। पूरी कंपनी हो ये जरूरी नहीं है। मेरा एग्जाम्पल वैसा था। ये भी हो सकता है ए और बी मिला के हम गुडविल दिए थे, सीडी के लिए नहीं दिए थे। तो लार्जर सीजीयू को ढूंढिए जो कि मेजॉरिटी केस में पूरी कंपनी जिसको खरीदे थे वो वाली होती है। नंबर 3, फाइंड CA कैरिंग अमाउंट एंड गुडविल ऑफ लार्जर CGU। क्या ध्यान देना है, खाली बोलो तो। हाँ, ए का इंपेयरमेंट हो चुका है। नहीं समझे बात को? यहां पे खाली 2 स्टार लिख दीजिए। यूज रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑलरेडी impaired CGU। ये कैरिंग अमाउंट निकालते समय समझे बेटा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट यूज कीजिएगा। नंबर 4, find the impairment loss of larger CGU and impair goodwill। सर 1 में हम इम्पेयरमेंट कर ही चुके थे, 2 में हम गए ही क्यों? 1 में तो हम इम्पेयरमेंट कर दिए थे, इलाहाबाद में प्रॉब्लम थी, इलाहाबाद को हम इम्पेयर कर चुके थे। सर उसकी गुडविल छूट गई थी। क्यों छूट गई थी? सर आप बताए नहीं ना कि ए की गुडविल कितनी है। आप तो बोल नहीं पा रहे हैं ए का कितना गुडविल है, ए का कितना, हम नहीं पता। तो फिर हम कैसे जाएंगे? हमको तो लार्जर सीजीयू को ढूंढना ही पड़ेगा। तो रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4 इसीलिए हुआ क्योंकि आप गुडविल एलोकेट नहीं कर पाए। पैरा ए में तो हम लार्जर सीजीयू का बात ही नहीं किए। पैरा ए में तो हम नॉर्मल इंपेयरमेंट करके खत्म कर दिए थे सम को।
पैरा बी में ना आप ये प्रॉब्लम करा दिए हम लोग से। ओके, इस टेस्ट को सामने लिखिए बॉटम अप टेस्ट, इस टेस्ट के सामने लिखिए टॉप डाउन टेस्ट। लिख पाए? इसको फिर कौन सा टेस्ट बोलेंगे रे, जब गुडविल अलोकेटेड हो जा रहा है? यमुना इसको देख तो, यहां ना बॉटम अप और टॉप डाउन दो अलग अलग कहानी बनी। अच्छा, टॉप डाउन समझे कि नहीं? ऊपर से खींच के गुडविल को लाएंगे और इंपेयर करेंगे, टॉप डाउन। हाँ, इसको खाली जब जब गुडविल अलोकेट हो जाती है तो खाली बॉटम अप टेस्ट से अपना काम हो जाता है। थोड़ा हार्ड लग रहा है नहीं ना? पक्का? अब नीचे लिखो नंबर 12, कॉर्पोरेट असेट्स। दो ही पैराग्राफ इसमें काम आता है, सिर्फ दो, डेफिनीशन और वो डिफरेंस। लिखो, दिस इज एन असेट। कॉर्पोरेट असेट होता क्या है? दिस इज एन असेट विच हेल्प्स ऑल दी CGUs, which helps all the CGUs to generate cash. Example is headquarter building. बस। B number. Its impairment process is बोलो क्या? Its impairment process is same as that of goodwill. Para 11 and 10. Para 11 and 10 क्यों बोला समझे? 10 तो लगेगा ही, बिकॉज 11 में भी 10 यूज हुआ था। हाँ, समझे कि नहीं? तो इसलिए मैंने 10 बोला, ऐसे 10 बोलने की जरूरत नहीं है, पैरा 11 बोलने से ही हो जाएगा। क्या लिखा बोलो फिर से? सेम एज दैट ऑफ गुडविल विथ वन एक्सेप्शन, विथ वन एक्सेप्शन। फुल स्टॉप। कॉर्पोरेट असेट इज, फुल स्टॉप करके, कॉर्पोरेट असेट इज impaired like normal other assets, other normal assets. Corporate asset is impaired like other normal assets in the ratio. समझ गए क्या? क्या समझ गए? हाँ, गुडविल को पहले लॉस दे देते थे, याद है ना? फिर बाकी असेट में बचा हुआ लॉस को बांटते थे। यहां पे सब असेट को एक साथ रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि ये गुडविल के जैसा असेट नहीं है, सॉलिड असेट है। खत्म। एक तो लास्ट लाइन लिख दो, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल reversal of impairment loss of goodwill is normally not allowed. Full stop. But
if the reversal is happening, ये 13 नंबर पैरा बना रहे हो ना? नहीं, इसको 13 बना दो, 12 का सी नहीं है ये, इसको 13 बनाओ, एकदम ही अलग चीज है ये, इसको 13 बनाओ। क्या लिखा फिर से बोलो? नहीं, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इज नॉट अलाउड, बट इफ द रिवर्सल इज हैपनिंग ड्यू टू some extraordinary events